I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की. सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. स्वार्थ और अधिकार के बीच रखी तलवार. प्रश्न ये है कि ये तलवार किसे काटेगी. इसलिए ये घड़ी इस तलवार के लिए परीक्षा की घड़ी है. महाभारत की अमर कथा में ये पहले गंभीर संकट की घड़ी है. युवराज पद के चुनाव का ये तनाव कुरुक्षेत्र का अंकुर है. जन समुदाय चाहता है कि युधिष्ठिर युवराज हों. कुलगुरु ने भी यही कहा. द्रोणाचार्य की भी यही राय है. परंतु पिता का मन फिर भी नहीं मानता. निधिपति के प्रतिनिधि का प्रतिनिधि धृतराष्ट्र फिर भी वही सोच रहा है कि शायद कोई रास्ता निकल आए और वो मुकुट जो स्वयं उसे नहीं मिला उसके पुत्र दुर्योधन को मिल जाए. किंतु धृतराष्ट्र राजनीति जानता है और उसे अपने मन की बात छिपाने की कला आती है. वो तो गांधारी से भी ये नहीं कहेगा कि वो युधिष्ठिर का अधिकार छीनकर दुर्योधन को देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि राजनीति का पांसा पूरी तरह शकुनी जैसे चतुर खिलाड़ी के बस में भी नहीं है.
तो वो ये खिड़की खुली रखना चाहता है कि यदि निर्णय युधिष्ठिर के पक्ष में जाए तो वो अपनी बाहें फैलाकर ज्येष्ठ पांडुपुत्र को अपने कलेजे से लगा ले कि सारी हस्तिनापुर नगरी ये देख ले कि वो निरपेक्ष है। परंतु दुर्योधन राजनीति नहीं जानता। वो तो अपनी अभिलाषा और अपने अभिमान के प्याले में पड़ने वाली चंद्रमा की परछाई को चंद्रमा ही मानकर उस पर अपने अधिकार को सिद्ध समझता है। और अब जब उसे वो प्याला ही छिनता दिखाई दे रहा है तो उसके सीने में क्रोध का एक नरक दहक उठा है, और इस नरक की आग को हवा देने के लिए शकुनी जैसे मामा के साथ साथ कर्ण जैसा मित्र भी पास ही खड़ा है। पता नहीं वो लोग क्या निर्णय ले रहे होंगे और कल उसका क्या परिणाम निकलेगा। कल की प्रतीक्षा किसी वीर को शोभा नहीं देती। वीर तो समय की चट्टान को काट कर कल की मूर्ति बना लेते हैं। वहां जो निर्णय लिया जाएगा वो नहीं होगा मित्र। यहां जो निर्णय लिया जाएगा वो होगा। तुम्हारा यही प्रसंग तो मुझे प्रसन्न किए रहता है कर्ण, अन्यथा हस्तिनापुर तो केवल लटके हुए मुखड़ों का एक वन होकर रह गया है। वहां जाओ तो गांधारी चिंतित, जीजाश्री चिंतित, यहां आओ तो बस दुर्योधन का मुंह लटका हुआ है, दुशासन की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। तुम ही एक साहसी हो वत्स। हार जाते हो परंतु हार नहीं मानते, उठ खड़े रहते हो और जूझने को तैयार। पुत्र दुर्योधन, विधाता ने ना जाने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा। तुम्हारा ये मामा भी भाग्य लिपि जानता है, और जब तक तुम्हारा ये मामा जी रहा है तब तक तुम्हारे सिर से हस्तिनापुर का राज मुकुट कोई नहीं छीन सकता, ना तुम्हारे पिता में और ना विधाता। परंतु मामाश्री, यदि पिताश्री ने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को युवराज बना ही दिया तब क्या होगा? यदि वो बनाना जानते हैं प्रिय दुशासन, तो तुम्हारा ये मामा बिगाड़ना भी जानता है। हाँ! दुर्योधन के प्रश्न का संबंध कुरुवंश से नहीं है महाराज, राजनीति और हस्तिनापुर के कल्याण से है। इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं महाराज ही को देना होगा। दुर्योधन का प्रश्न तो यही है ना कि यदि आप नेत्रहीन न होते तो इस सिंहासन पर विराजमान होते, अर्थात इस सिंहासन पर आप ही का अधिकार है, तो फिर वो आपकी नेत्रहीनता का दंड क्यों भुगते? आपकी समस्या यही है राजन कि आपको राजकुमार दुर्योधन का प्रश्न उचित लग रहा है। आप ये ना सोचिए राजन कि मैं उत्तर देने से कतरा रहा हूं, परंतु जैसा अभी अभी आपने कहा है कि दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसलिए दोनों ही मुझे प्रिय हैं। परंतु सब ये जानते हैं कि अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। इसलिए यदि मैं कहूं कि युधिष्ठिर को युवराज होना चाहिए, तो हो सकता है मेरा प्रिय शिष्य दुर्योधन ये सोचे कि अर्जुन का मैं पक्ष ले लूं। यदि कुंती पुत्र युधिष्ठिर को युवराज न बनाया गया महाराज, तो विद्रोह हो जाएगा और मैं स्वयं भी विद्रोहियों का साथ दूंगा। राजा को न्याय करना चाहिए और केवल राज्य कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। पुत्र केवल पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है महाराज।
पुत्र शत्रु है न्याय का, मित्र शत्रु है मोह, किसको अपना ले हृदय, कर ले किससे द्रोह, कर ले किससे द्रोह। महाराज धृतराष्ट्र की जय, 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 महाराज धृतराष्ट्र की जय। आज मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महाराज कुछ ही क्षणों में हस्तिनापुर को उसका युवराज देने वाले हैं। महाराज धृतराष्ट्र की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय, महाराज धृतराष्ट्र की जय। तुम्हारा हृदय क्या कह रहा है कुंती? मेरे तो दोनों ही पुत्र हैं दीदी। इस शुभ अवसर पर ऐसे ही कोई अपराध क्या होगा दीदी? क्या बात है विदुर? 4 बंदी लाए गए हैं महाराज। अपराध? महाराज को इनका अपराध बताया जाए। महाराज की जय हो। इन 4 बंदियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है महाराज। अपराधी क्या कहते हैं? अपराधी अपना अपराध स्वीकार करते हैं महाराज। तब तो फिर क्षमा चाहता हूं महाराज। तुम कुछ कहना चाहते हो विदुर? यदि आप आज्ञा दें तो। आज्ञा है। आज तो महाराज दोनों ज्येष्ठ राजकुमारों में से किसी एक को युवराज नियुक्त करने जा ही रहे हैं, तो आज इन्हीं को न्याय करने का अवसर प्रदान किया जाए महाराज, कि पूरा जनसमुदाय राजकुमारों की योग्यता भी देख ले। ताश्री, मैं विदुर से सहमत हूं महाराज, परंतु गंधार कुमार का विचार जान लेना भी उचित होगा। क्षमा चाहता हूं ताश्री, परंतु यह हस्तिनापुर की समस्या है और यह कुरु राज्यसभा है। गंधार कुमार शकुनी भी हस्तिनापुर ही की हो चुके हैं विदुर। मैं फिर क्षमा चाहता हूं ताश्री, परंतु हो जाने में और होने में बहुत अंतर है। मैं तो हस्तिनापुर का हूं ना काकाश्री, तो फिर न्याय करने का पहला अवसर मुझे दिया जाए, क्योंकि मैं महाराज का ज्येष्ठ पुत्र हूं। इस नाते से तो नहीं, परंतु तुम युधिष्ठिर की अनुज हो, इसलिए पहला अवसर तुम्हें ही मिलना चाहिए। राजकुमार दुर्योधन को न्याय करने का आदेश दिया जाता है। पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय। कुंती दीदी, तुम्हारे विचार से इन 4 बंदियों को क्या दंड मिलना चाहिए? इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है महाराज? शताब्दियों से हमारे यहां परंपरा चली आ रही है कि हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है। इसलिए मैं इन 4 अपराधियों को इनके अपराध के लिए मृत्यु दंड देता हूं। जीते रहो भांजे।
राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। तो विदुर, आदेश दिया जाता है कि इन चारों अपराधियों को क्षमा चाहता हूं महाराज। अब क्या हो? आपने ज्येष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को न्याय करने का अवसर प्रदान नहीं किया महाराज। परंतु न्याय तो हो चुका है विदुर। फिर भी महाराज, न्याय करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए। क्या पता राजकुमार युधिष्ठिर राजकुमार दुर्योधन के न्याय से सहमत हो न हो। इसमें सहमत या असहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर सहमत न हो तो वो स्वयं ऐसा कहेंगे महाराज। तो यही सही, वत्स युधिष्ठिर को आज्ञा दी जाती है कि अब वो न्याय करें। ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश की जय हो। क्या तुम अपने अनुज दुर्योधन के न्याय से संतुष्ट हो वत्स? सब कुछ जाने बिना मैं महाराज को इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इसमें जानना क्या है वत्स? दंड देने से पहले मैं अपराधियों का वर्ण और जाति जानना चाहता हूं। न्याय का जातियों से क्या लेने देना? यदि यह आवश्यक ना होता तो मैं ये प्रश्न ही ना उठाता। अपराधी अपनी अपनी जाति बताएं। मैं शूद्र हूं महाराज। मैं वैश्य हूं महाराज। मैं क्षत्रिय हूं महाराज। महाराज मैं ब्राह्मण हूं। न्याय के नियमों के अनुसार शूद्र अपराधी को 4 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है। वैश्य को 8 वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है और क्षत्रिय को 16 वर्ष। परंतु ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड दिया नहीं जा सकता। इसलिए कुल गुरु कृपाचार्य ही इसके दंड का निर्णय करें। अति सुंदर, क्या न्याय है। अपराध 1 और दंड 4। अपराध 1 नहीं है मामाश्री। शूद्र का अपराध एक अज्ञानी का अपराध है, इसलिए केवल 4 वर्ष। परंतु वैश्य अपराधी उतना अज्ञानी नहीं है, इसलिए उसका दंड दूना हो गया। और क्षत्रिय जो समाज का रक्षक है, यदि वही हत्या का अपराधी हो तो उसका दंड वैश्य की अपेक्षा दूना होगा। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उसने जानते बूझते एक मनुष्य की हत्या की है, उसका अपराध सबसे भयंकर है। मैं अपने अपराध के लिए स्वेच्छा अग्नि प्रवेश का आदेश चाहता हूं महाराज। इसका निर्णय तो कुलगुरु कृपाचार्य ही ले सकते हैं। किंतु तुम्हारे न्याय की तुला में असमानता है वत्स। सबको एक ही तुला में तौलना न्याय नहीं, अन्याय है मामाश्री। युवराज युधिष्ठिर की, 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 युवराज युधिष्ठिर की। न्याय तो हो चुका है। अब मैं महाराज से यह प्रार्थना करता हूं कि वो ये घोषित कर दें कि वो युवराज किससे नियुक्त करना चाहते हैं। मैं ताश्री से यह प्रार्थना करता हूं कि वो शंख बजाकर ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा कर दें। विजया हुई फिर न्याय की, हटा मोह का पाश। सत्यमेव जयते बना, अंतिम सत्य प्रकाश। अंतिम सत्य प्रकाश। आओ वत्स, आओ आओ। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री।
अब श्री कृष्ण द्वारिका में हैं और हस्तिनापुर में शकुनी, कर्ण, दुर्योधन और धृतराष्ट्र राजनीति की रणभूमि में लगने वाले घावों को चाट रहे हैं, क्योंकि उनके न चाहते हुए भी युधिष्ठिर युवराज घोषित किए जा चुके हैं और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव विजय यात्रा पर जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक शकुनी के घाव भर नहीं जाते, तब तक हस्तिनापुर में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यही अवसर है कि हम हस्तिनापुर और द्वारिका से निकलकर कहीं और चलें। जाने के 3 रास्ते हैं। एक मार्ग तो चेदी देश की ओर जाता है, जहां इस महाकथा का एक महत्वपूर्ण पात्र शिशुपाल है, और दूसरा मार्ग विदर्भ की तरफ जाता है, जहां रुक्मिणी सोन जूही की भांति खिली हुई और उसके व्यक्तित्व की भीनी सुगंध सारे भारतवर्ष में फैल रही है। और तीसरा मार्ग मगध की ओर जाता है, जहां जरासंध आज भी बदले की आग में जल रहा है, क्योंकि वो कंस वध पर यदुवंशियों को क्षमा करने पर तैयार नहीं है। पर अब द्वारिका से अकेले टकरा लेना जरासंध के वश की बात नहीं है। तो वो ये चाहने लगा है कि वो चेदिराज दमघोष से सांठ-गांठ कर ले कि उसके 4 महावीर पुत्रों को द्वारिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर सके। चेदिराज दमघोष वसुदेव की एक बहन श्रुतशुवा से ब्याहा हुआ है, और इस नाते शिशुपाल वासुदेव कृष्ण का फुफेरा भाई है, और हस्तिनापुर के पांडवों का वो मौसेरा भाई है। देखा आपने, कहानी उसी एक परिवार में घूम रही है। तो हस्तिनापुर में शकुनी और मगध में जरासंध, ये दोनों खिलाड़ी अपने अपने सामने राजनीति की चौपड़ बिछाए बैठे हैं। शकुनी का पांसा है दुर्योधन और जरासंध का पांसा है शिशुपाल। जरासंध सोचता है कि यदि विदर्भ राजपुत्री रुक्मिणी से शिशुपाल का विवाह हो जाए, तो यदुवंशियों की बाजी मात करने के लिए रुक्मी जैसा महावीर भी उसके हाथ में एक पांसे की तरह आ जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूं कि ठीक यही रहेगा अगर हम जरासंध के साथ विदर्भ की ओर चलें, जहां वो अपना पहला पांसा फेंकने वाला है। महाराज की जय हो। महाराज, हम विदर्भ राज की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जय। 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 विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की जय।
महाराज की जय हो। कोई समाचार सैनिक? अभी अभी समाचार मिला है कि मगध नरेश इधर ही की ओर पधार रहे हैं। पुत्र रुक्मी, तुम 2 कोस आगे जाकर मेरे परम मित्र मगध नरेश जरासंध का हमारी ओर से स्वागत करो। यदि आपकी ओर से स्वागत करूं, तो अपनी ओर से क्या करूं पिताश्री? उन्हें पिता समान मानकर प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। मगध नरेश न केवल मेरे मित्र हैं, बल्कि उत्तर भारतवर्ष के सबसे अधिक प्रतापी और अधिक शक्तिशाली सम्राट हैं। यूं भी वे आदरणीय हैं। उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री, पहले तो कभी मगध नरेश सूचना दिए बिना नहीं आए। यूं आने का रहस्य क्या हो सकता है? कोई विशेष ही कारण हो सकता है महाराज। ये तो उनके पधारते स्वयं ही पता लग जाएगा। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? विदर्भ युवराज परमवीर रुक्मी आपके स्वागत के लिए आ रहे हैं। एकलव्य। जी महाराज। तुम जाकर हमारी ओर से युवराज रुक्मी का स्वागत करो। जो आज्ञा। तुम्हारी आंखों में बैठी हुई कड़वाहट से मुझे लगता है कि आचार्य द्रोण ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो कैसे युवराज? गुरु होने के नाते गुरु दक्षिणा मांगने का उन्हें अधिकार था और यह दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य था। मेरा कटा हुआ अंगूठा मेरे गुरु का दिया वो वरदान है जो मानव जाति को विवश कर देगा कि गुरुदेव और अर्जुन के साथ मेरा नाम भी याद रखा जाए। उन दोनों के साथ मैं भी अमर हो गया युवराज। जब कभी भी इस जगत में गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा की बात निकलेगी, अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम लिया जाएगा। जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है मित्र, परंतु अन्याय तो अन्याय होता है। अब चलें? महाराज को अधिक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। आओ। अरे अरे, ये क्या वत्स? जब पिताश्री ने आपके स्वागत का आदेश दिया था तो मैंने पूछा था कि अपनी ओर से मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था कि आप पिता समान हैं, आपको प्रणाम करूं और आपका आशीर्वाद लूं। बस वही कर रहा था। आयुष्मान भव। आप मेरे रथ पर आइए। जो आज्ञा महाराज। आइए। सारथी, रथ चलाओ। आशा है तुम्हारे पिताश्री स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा है। आजकल वे रुक्मिणी के स्वयंवर के विषय में सोचते रहते हैं। अच्छा, तब तो मैं ठीक समय पर ही आया। वो कैसे महाराज?
वास्तव में मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। तुम्हारे पिताश्री मेरे गहरे मित्र हैं, इस नाते रुक्मिणी मेरी भी पुत्री हुई। उसके लग्न के विषय में मैंने भी कुछ सोच रखा है। मगध नरेश यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्या जानूं? वो पिताश्री के मित्र हैं। उनसे मिलने या किसी समस्या पर उनके विचार जानने आ गए होंगे। जी नहीं। अरे बता दी क्यों नहीं? यही खोट है राजकुमार जी इसमें। हर बात को कौर की भांति जवाती है। ये तो ऐसे बताने वाली बात नहीं है, सोने के कंगन पहन के बताने वाली बात है। तो घर जा और पहन के आ। घर क्यों जाऊँ? मैं सोने के कंगन राजकुमारी जी से ही लूंगी। कुछ पूछने के लिए मैं कंगन कभी ना दूंगी। परंतु प्रसन्न होगी तब तो दोगी ना। बता भी दे, बात को इतना मत खींच कि टूट ही जाए। मगध नरेश राजकुमारी जी के स्वयंवर का शुभ मुहूर्त निकलवाने आए हैं। क्या कहा तुमने? जी हाँ राजकुमारी जी, चेदी देश के युवराज शिशुपाल के साथ। शिशुपाल? वासुदेव के शत्रु शिशुपाल? चेदी नरेश यदि आपके मित्र हैं प्रिय मित्र, तो इस नाते वो मेरे भी प्रिय मित्र हुए। और चेदी युवराज शिशुपाल के कसबल की कथाओं से तो सारा भारतवर्ष गूंज रहा है। तो फिर मैं ये समझूं कि रुक्मिणी के लिए शिशुपाल के प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया है। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। ये मेरा दूसरा पुत्र रुक्मिण है। मगध नरेश को प्रणाम करो पुत्र। आयुष्मान भव। बैठो पुत्र। तुम ठीक समय से आए हो। हम रुक्मिणी स्वयंवर के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। इस विषय में मेरा भी कुछ निवेदन है पिताश्री। कहो पुत्र। रुक्मिणी हमारी इकलौती बहन है और पांचाली के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में और किसी भी राजकन्या के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ना ही संस्कार में, ना ही तेज में और ना ही सौंदर्य में। इसलिए उसका वर ऐसा होना चाहिए जो कि नरों में भी नारायण लगे। ऐसा कौन है पुत्र? वासुदेव कृष्ण पिताश्री। असंभव। क्यों भ्राताश्री? पहला कारण यह है कि तुमने उसका मगध नरेश के सामने नाम लेकर मगध नरेश का अपमान किया है। मगध नरेश हमारे पिताश्री के अतिथि हैं और उनका अपमान पिताश्री का अपमान है। और दूसरा कारण यह है कि रुक्मिणी राजकन्या है और उसका विवाह राजवंश में ही हो सकता है। और तीसरा कारण यह है कि कौन जाने वो वसुदेव का पुत्र है या स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद का। क्या पता वो देवकी का पुत्र है या यशोदा नंदन। जिसके वंश वृक्ष की जड़ों का ज्ञान ना हो, हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकते। परंतु भ्राताश्री, तुमने सुना नहीं? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले के साथ नहीं कर सकते। और चेदी नरेश का विदर्भ से ये संबंध राजनैतिक दृष्टि से भी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि भुजाओं में बल हो मगध नरेश, तो शूरवीर नातों को राजनीति का आधार नहीं बनाता। गंधमादन पर्वत के ऋषि द्रुम का कोई शिष्य अथवा परशुराम जी से ब्रह्म शास्त्र विद्या प्राप्त करने वाला कोई महायोद्धा ही ये बात कह सकता वत्स रुक्मी। परंतु जीवन केवल भुजाओं के बल पर ही नहीं है। भुजाओं से आगे भी बहुत दूर तक है और पीछे भी बहुत दूर तक है। अतीत में देखो, लंकापति रावण यही भूल कर चुके हैं। उनकी भुजाओं में भी बड़ा बल था युवराज रुक्मी। अरे मित्र, ये वाद विवाद क्यों? रुक्मी और शिशुपाल के एक हो जाने के पश्चात भारतवर्ष के किसी राज्य की शक्ति ना तो चेदी देश की सीमा की ओर देखने का साहस कर पाएगी और न विदर्भ की सीमा की ओर। मैं आपके इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप हमारी ओर से युवराज शिशुपाल को आमंत्रण दीजिए मित्र। आपका आदेश सिर आंखों पे पिताश्री। शिशुपाल जैसे महायोद्धा का संबंधी होना हमारे लिए गौरव की बात है। परंतु मगध नरेश के तर्क से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा मैं तर्कशास्त्री हूं, परंतु जीवन की पाठशाला में जो सीखा है वो बता दिया। हम और तुम्हारे पिता श्री वर्तमान हैं।
तो आज परिभाषाएं हमारी हैं। तुम भविष्य हो, इसलिए वर्तमान बनने की प्रतीक्षा करो। परंतु यदि शिशुपाल से ये संबंध स्वीकार नहीं है तो जिस संबंध का आपने प्रस्ताव दिया हो और पिताश्री ने भी स्वीकार कर लिया हो, वो भला मुझे व मेरे अनुज को कैसे अस्वीकार हो सकता है? यह तो और भी अच्छा है। युवराज शिशुपाल से मेरा परिचय रणभूमि की जगह यहां इसी घर में हो। आप उन्हें अवश्य आमंत्रित कीजिए। महाराज की जय हो। एकलव्य, ये पत्र तुम्हारे ऊपर मेरे संपूर्ण विश्वास का प्रतिबिंब है। ये पत्र अब एकलव्य के प्राणों का प्रतिबिंब भी बन गया महाराज। यदि आपको ये सूचना मिले कि ये पत्र गया तो समझ लीजिए इसके साथ एकलव्य के प्राण भी चले गए। उत्तर लाने पर मुंह मांगा पारितोषिक पाओगे। वीर पुरुष पारितोषिक के लालच में सेवा नहीं करते महाराज। और वैसे भी अर्जुन से युद्ध के सिवाय मेरी और कोई कामना नहीं। अर्थात तूने अभी तक आचार्य द्रोण को क्षमा नहीं किया? उनकी ओर से तो मेरे मन में मैल रहा ही नहीं। गुरु के नाते दक्षिणा मांगने का उन्हें अधिकार था, सो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। यह दक्षिणा देना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। परंतु जब भी इस कटे अंगूठे को देखता हूं तो सोचता हूं यदि यह अंगूठा होता तो मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता। कुंती पुत्र अर्जुन मेरा स्थान ग्रहण किए हुए बैठा है। परंतु महाराज, मैंने इस अंगूठे के बिना भी बाण चलाना सीख लिया है। इसलिए चाहता हूं कि अर्जुन से सामना हो जाए, ताकि उस युद्ध में पराजित करके अपने गुरु से वो आशीर्वाद मांगू जो आज तक मुझे नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरु के ऊपर आशीर्वाद का ऋण रह जाए। तुम धन्य हो वत्स एकलव्य, धन्य हो। और हां, ये पत्र लेकर चेदी देश की ओर प्रस्थान करो। और ये पत्र युवराज शिशुपाल के अतिरिक्त किसी के हाथ में ना आए। जो आज्ञा महाराज। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। क्या किसी शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया? युवराज के होते हुए ये साहस कौन कर सकता है? तो फिर तुमने हमारी विश्राम की सीमाओं का उल्लंघन क्यों किया? मगध के राजदूत मगध नरेश का पत्र लाए हैं और आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। मगध नरेश के दूत? परंतु वो तो विदर्भ गए। तो फिर ये दूत बनकर कौन आया है? एकलव्य आया है युवराज। एकलव्य? अच्छा, जाओ उसे आदर सहित लेकर आओ। जो आगे युवराज। युवराज ने आपको आदर सहित भीतर बुलाया है। प्रणाम युवराज। आओ राजपुत्र, बैठो। धन्यवाद युवराज। महाराज का आदेश है, आपको यह पत्र देने के बाद ही विश्राम करूं। आशा है मगध नरेश पूर्ण स्वस्थ होंगे और तुम्हें भी यात्रा में कोई विशेष कष्ट ना हुआ होगा। जिस समय मैं अपने महाराज के पास से चला था, वो किसी बात पे बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और उनकी आनंद की छाया में मेरी यात्रा भी सरल हो गई।
तो क्या वहां रुक्मिणी स्वयंवर की तैयारी आरंभ हो चुकी है? जी युवराज, आजकल विदर्भ में रुक्मिणी स्वयंवर पर वाद विवाद की ऋतु सी आई हुई है। सारे भारतवर्ष के वीरों और महावीरों को आमंत्रित किया जा रहा है। द्वारिका वालों को तो आमंत्रित नहीं किया जा रहा है ना? ये तो मैं नहीं जानता युवराज, परंतु इस स्वयंवर में राजाओं और राजकुमारों को ही आमंत्रित किया जा रहा है, और द्वारिका इस अर्थ में राज्य है ही नहीं, तो फिर उन्हें आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता और वासुदेव के सामने रुक्मिणी मेरे गले में वरमाला डालती तो मेरा आनंद दूना हो जाता। तुम जाकर विश्राम करो, और इस पत्र का उत्तर भी तुम ही लेकर जाओगे। जो आज्ञा युवराज। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो प्रिय बहन। मैं तो सदैव आपकी बात ध्यान से ही सुनती हूँ भ्राताश्री। और जो कहने जा रहा हूं पिताश्री भी वही चाहते हैं। किंतु इतनी लंबी भूमिका का कारण भ्राताश्री? प्रस्ताव ही ऐसा है। क्या प्रस्ताव है? तुम्हारे एक अधिकार को थोड़ा सा सीमित करने का प्रस्ताव है। और वो अधिकार कौन सा है भ्राताश्री? पिताश्री यह चाहते हैं कि तुम्हारी वरमाला चेदी देश के युवराज शिशुपाल के गले में पड़े। यदि मैं उनके गले को अपनी वरमाला के योग्य न पाऊं, तब भ्राताश्री? तब भी यदि मैंने पहले ही से अपनी वरमाला के लिए किसी और को मनोनीत कर रखा हो, तब भ्राताश्री? तो क्या तुम? प्रश्न तो प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता भ्राताश्री। यदि ऐसा है तब भी पिताश्री यही चाहेंगे कि तुम्हारी वरमाला शिशुपाल के गले में ही पड़े। बिन
बाँच रहे हरि पत्रिका, सुनते प्रेम पुकार, अक्षर अक्षर देखते